नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, कुछ लोगों में गजब के आकर्षण होता है जो प्रेत आत्माओं को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो बिरले इंसान होते हैं, लेकिन ये जो शक्ति जिसके पास में होती है ना, उसको ऐसा नहीं लगता है कि उसमें वो शक्ति खास करके परमात्मा ने उसको गिफ्ट में दिया है। वो तो समझता भी नहीं। अगर उसको कोई प्रेतात्मा भी दिखती है ना, तो उसे तो वो साधारण इंसान समझता है। वो समझता है कि जैसे मैं हूँ, मेरा परिवार है और भी जैसे अन्य लोग हैं, ये भी उसी का भाग है, कोई अलग से नहीं है। लेकिन ऐसी ही एक कहानी अब हुई थी प्रेम के साथ में। झारखंड के रहने वाले प्रेम दुमका जिला, एक जगह पर उनको ऐसे ही आमना सामना होता है प्रेत आत्मा से। लेकिन वो पहचान नहीं पाते हैं कि आखिर ये इंसान है या प्रेत आत्मा, क्योंकि उसमें प्रेम में वो शक्ति जरूर थी जिससे प्रेत आत्माएं आकर्षित होती थी, उनके नज़दीक पहुंच जाती थी। और वो समझते थे, अरे नहीं, ये प्रेत आत्मा तो हो ही नहीं सकती, ये तो आम लोग हैं जो हमें रात दिन दिखाई देते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं प्रेम जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम प्रेम, लेकिन मैं जहाँ काम करता था, जिस मालिक के पास मैं काम करता था, वो मुझे प्रेमा बुलाते थे। मुझे भी अच्छा लगता था। मैं एक्चुअल में एक गांव में एक जमींदार के पास में काम करता था। खेती बाड़ी और घर का जो काम होता था, गाय भैंस का चारा देना वगैरह वगैरह, और मैं वही सब काम निभाता था। बदले में मुझे एक मुश्त कुछ रकम मिलती थी जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण होता था। मैं शादी का लायक हो चुका था। साल था 1990 और शादी अभी तक मेरी कोई रिश्ता तक नहीं आया था। मेरे दोस्त को सभी का शादी हो चुका था। जितने मेरे दोस्त थे, मेरे हम उम्र थे, उनकी शादी हो चुकी थी। मैं उनके बारात में जा चुका था। मेरे दोस्त मुझ पर ताना मारते थे कि प्रेम, तेरी कब शादी होगी? लगता है तू कुंवारा ही रहेगा, तेरे हथेली में शादी का रेखा ही नहीं है। मेरे दोस्त मुझ पर ताना करते थे। हाँ, मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मैं अपने माँ को बोलता था कि माँ, मेरे लिए भी कोई लड़की देख ले। माँ जरूर कहती थी कि हाँ बेटा, हम जरूर देखेंगे, कोई रिश्ता तो आने दे। लेकिन रिश्ता आता ही नहीं था। सबको पता था कि हमारा परिवार गरीब है, अब उस घर में कौन भला बेटी अपना देगा। मैं तो खुद मजदूरी करता था किसी जमींदार के पास में, और ऐसे में कौन कौन अपनी बेटी का मुँह से शादी करेगा। ना तो कोई नौकरी का ठिकाना था और ना खाने पीने का ठिकाना था। ऐसे ही हालात हमारी उस टाइम चल रही थी। मैं जिस जमींदार के पास में काम करता था ना, वो बड़ा सज्जन इंसान थे। मैं तो जी जान से काम करता था, बड़ी मेहनत करता था, अपना ही घर समझ करके। और वो लोग भी मुझे बड़ा प्यार से रखते थे। कोई कड़वी बोली आज तक किसी ने बोला नहीं था। लेकिन मैं वक्त से पहले काम को निपटा देता था। मुझे बस कुर्ता पजामा पहनने का शौक था, वो भी रंग बिरंग। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, खुला खुला सा कुर्ता पजामा। और दूसरी शौक था मुझे रेडियो सुनने का। रेडियो का मैं दीवाना था। मैं गाना सुनता रहता था। जब भी खाली वक्त मुझे मिलता था तो मैं रेडियो को जरूर कान के पास लगा लेता था। उस टाइम जो ये घटना मेरे साथ में शुरुआत हुई थी ना, सीजन था अब फसल का। फसल की रखवाली मैं जरूर करने जाता था। मैं अपने खेत में, जो मालिक का खेत था, वहाँ पर अब ट्यूबवेल भी था, एक पक्का घर भी बना रखा था ट्यूबवेल के बगल में, जहाँ पर स्टोर भी था जिसमें कुछ खेती के उपकरण रखे जाते थे। और वही कमरा मेरे लिए अब एक तरह से सोने का अड्डा बन चुका था। मैं दिन का काम तो निपटा लेता, खाना पीना खा पी करके। और इसके बाद मैं खेत में चला जाता रखवाली करने के लिए। वैसे फसल के टाइम में आसपास के जितने खेत थे, सब में कोई ना कोई रखवाली करता रहता था। ऐसा नहीं था कि मैं अकेला था। हाँ, मैं
रात के टाइम में गुड़ खाना पसंद करता था। मुझे गुड़ खाने की आदत बचपन से थी। खाना पीना खाने के बाद जब मुझे फुर्सत होता था तब मुझे गुड़ के ध्यान आता था। अब मैं गुड़ बहुत सारा उसी घर में जो खेत वाला जगह था वहाँ पर मैंने रख रखा था मालिक से मांग करके, और वो रात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता था। मैं पूरा खेत की रखवाली का चक्कर काट करके मुझे लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। और हाँ, हमारा जो खेत था ना, थोड़ा ही सी दूरी पर अब ग्राम पंचायत की ज़मीन थी और वहाँ पर शमशान भी था और दूसरी साइड में कब्रिस्तान भी था, वो भी पंचायत की ज़मीन पर। और कोई हमें डर नहीं लगता था। हम तो दिन में भी जा कर के जब खेत में काम करते थे तो वहाँ पर कुछ पेड़ पौधे लगे थे। गर्मी के टाइम में हम तो वहाँ जाके सुस्ताते भी थे, दोपहर में सो भी जाते थे। हमें और भी लोग थे, हम लोग कभी भी डरते नहीं थे, और ना ऐसा कभी वाकया हमारे साथ में घटा था। वो रात चांदनी रात थी। मैं सारा काम निपटा करके खेतों का राउंड मार करके और अपना जो खेत का घर था वहाँ पर मैं अंदर नहीं था, बाहर ही चारपाई निकाल करके। अब ऐसे ही मौसम था, अंदर में थोड़ा घुटन हो रहा था और मच्छर भी लग रहे थे। बाहर हवा चल रही थी, आसमान में चांद भी पूरा निकला हुआ था। मैं चारपाई पर बैठ करके और गुड़ खा रहा था। गुड़ खाना मुझे अच्छा लगता था, मैं पहले भी बताया था। और वही धीरे धीरे गुड़ का स्वाद ले रहा था। आधी रात हो चुकी थी। आसपास में जो लोग खेत की रखवाली कर रहे थे शायद वो भी सो चुके थे। किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, नहीं तो जानवरों को हड़काने के लिए कुछ न कुछ आवाज़ निकालते रहते थे। कई तो टीन टप्पर भी रखते थे, टीन टप्पर को ज़ोर ज़ोर से बजाते थे ताकि जो जानवर है वो खेत से भाग जाए, कोई जंगली जानवर हमारे खेतों में ना आ जाए। लेकिन सब शांत माहौल हो चुका था, बिल्कुल मस्त रात थी, हवा भी अच्छी चल रही थी। अब मुझे लगा कि बस गुड़ खा लूँ, एक बार और राउंड मार लेता हूँ, इसके बाद मैं सो जाऊँगा। बस इतना सा तो काम है। वही चारपाई में बैठे हुए गुड़ खा रहा था। तभी मैं देखता हूँ कि हमारे खेत के बगल से एक पगडंडी भी निकलती थी। उस पगडंडी पर एक बूढ़ा आदमी आता हुआ दिखा। मैं उसको पहचान नहीं पाया, थोड़ा सा फासला जरूर था। मुझे कोई हैरानी भी नहीं हुई। मुझे लगा कि आसपास के रखवाला होगा खेतों का, किसी काम से जा रहा होगा या आ रहा होगा। मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं था। मजे में मैं गुड़ खा रहा था और वो मेरी तरफ से हो करके निकल गया। मेरी तरफ देखते हुए ना देखते मैं उस पर ध्यान नहीं दिया, मैं तो गुड़ खाने में मग्न था। अब फिर कुछ देर के बाद में मुझे फिर उधर से वापसी आते हुए दिखाई दे रहा। चलो, ये भी कोई हैरानी की बात नहीं थी। फिर कुछ देर के बाद में दोबारा वापसी आता है। मैं उसको देख रहा था, अरे भाई ये 3 चक्कर लगा चुका, ये कहाँ का रहने वाला है, कौन से खेत में रखवाली कर रहा है। मैं उसको देखने की कोशिश करता हूँ। दाढ़ी बड़ी हुई थी, सफ़ेद दाढ़ी थी, बाल भी उलझे हुए थे और सफ़ेद ही सब कपड़ा वगैरह पहन रखा था। मुझे लगा कि रखवाला है, टाइम पास नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा चक्कर उक्कर लगा रहा है। लेकिन जब मेरे सामने आकर रुक गया ना, तब मैं उसको गौर से देखने लगा। पहचान में नहीं आ रहा था। मैं उसको इस गांव के आसपास में देखा नहीं था, या नया जैसे मैं हूँ रखवाला काम करने वाला, ये भी होगा, नया नया आया होगा। जब वो मुझे देखने लगता है ना, तब मैं उसको आवाज़ देता हूँ, अरे अंकल जी, क्या देख रहे हो, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ के बात करते हैं। पहले तो चौंक गया। जैसे मैं उसको आवाज़ दिया ना तो वो चौंक गया था, आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देखने लगा, जैसे मैं उसके सामने में कोई भूत हूँ। अचानक मैं उसको आवाज़ दे दिया हूँ। जब वो ऐसा मैं समझ गया कि ये चौंक गया है, मैं दोबारा उससे बोलता हूँ, अरे अंकल जी आ जाओ, अपना ही खेत है, रात भी अपनी है, मुझे लगता है कि आप इस एरिए में नए नए आए हो, आ जाओ आ जाओ। तब वो मेरी तरफ आना शुरू करता है, मेरी चारपाई के पास में आके खड़ा हो जाता है।
हाँ, तब मैं पूछता हूँ, अंकल जी मैंने आपको पहली बार देखा इस एरिया में, आप नए नए आए हो क्या? वो कुछ बोल नहीं रहा था। उसका ध्यान था जो चारपाई पे मैं गुड़ रखा था, उस गुड़ की तरफ देख रहा था। मुझे लगा कि शायद इसको गुड़ चाहिए। मैंने कहा कि अंकल जी आराम से चारपाई पे बैठ जाओ, बहुत जगह है, खुली जगह है, और मैं आपको गुड़ भी देता हूँ, पानी भी है, सब कुछ व्यवस्था है यहाँ पर, कुछ अपने बारे में बताओ। लेकिन वो कुछ नहीं बोला। मैं उसको गुड़ दिया और गुड़ खा लिया। मैं पानी के पूछता हूँ तो सर हिला देता है। मुझे लगा कि घबराया हुआ है। क्यों घबराया हुआ है मैं उससे पूछ रहा था, लेकिन वो कुछ बताया नहीं। अचानक उठता है, जिधर से आया था, मेरे रोकते रोकते में वो निकल गया था। मैं समझा पागल इंसान है, मेरे से गुड़ भी खा लिया, पानी भी नहीं पिया, और दूसरी बात है अपने बारे में कुछ बताया भी नहीं। कैसा इंसान है भाई। खैर छोड़ो, हमें क्या करना है। और उसके बाद मैं सो जाता हूँ। बात वहीं पर खत्म हो जाती है। उस रात को और कुछ मेरे साथ में होता नहीं है उस जगह पर। अब अगली रात आती है। अगली रात भी ऐसे ही माहौल था, ऐसे ही टाइम था। अब मैं उसी जगह पर चारपाई निकाल करके बैठा हुआ, और वो गुड़ खा रहा था। तभी वो अचानक मेरे पास में आकर के खड़ा हो गया। मैंने उसको आते हुए नहीं देखा, किधर से आया और अचानक आके खड़ा हो गया, तो मैं ही घबरा गया। अरे आप अंकल जी, कल तो आप बिना बताए हुए, अब मैं रोकता रह गया, आप रुके भी नहीं, आप चले गए। गुड़ चाहिए ना? तब वो पहली बार बोला, हाँ मुझे गुड़ चाहिए, मुझे थोड़ी भूख लगी हुई है। मैं उसको आदर से बिठाता हूँ, अंकल जी बैठ जाइए, मैं आपको गुड़ भी दूंगा, अगर और कुछ चाहिए तो मैं और भी दे दूंगा। कुछ ऐसी चीज़ मैं ड्राई फ्रूट वगैरह रखता था, लेकिन रात को खाता नहीं था। मैं गुड़ खा करके, पानी पी करके फिर आराम से सो जाता था। तब वो कहने लगा, नहीं मुझे गुड़ चाहिए। आवाज़ थोड़ा अलग सी थी, भारीपन था आवाज़ में। मुझे लगा कि ये उम्र अब इस पड़ाव पर इंसान पहुंच गया है, तो आवाज़ भारी ही होगी, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं उनको आदर से बिठाया, गुड़ भी खिलाया। अब पानी देने लगा तो मना कर दिया, नहीं बेटे मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं अब चलता हूँ। मैं कहने लगा, ये कोई बात हुई अंकल जी? ना कोई हमने आपसे सवाल पूछा, ना आप मेरे से पूछा। कम से कम थोड़ी देर बैठो, हम लोग बातचीत तो करें, टाइम तो पास हो जाएगा। आप भी तो रखवाली करते हैं, कौन से खेत की करते हो? तब वो शमशान वाले तरफ, जिधर शमशान कब्रिस्तान था, उधर उंगली दिखा देता है। जो कब्रिस्तान था ना, उसके आगे दूसरे गांव का सीमा पड़ता था, वो दूसरे गांव का खेत था वहां पर। तब मैं कहने लगा कि आप फलाने गांव के फलाने गांव के खेतों की रखवाली करते हो? वो कुछ बोला नहीं, बस उंगली दिखा दिया, मतलब उसी साइड में खेत है। मैं अब उसको रोक लिया, चाचा को, अंकल को रोक लिया। अरे बैठो ना, और मैं आपको गुड़ खिलाऊंगा। गुड़ के नाम पर बैठ गया। मैं अंदर से जाके कमरे से और थोड़ा सा गुड़ ले आता हूँ और अंकल जी को दे देता हूँ, और अंकल जी बड़े चाव से खाने लगते हैं। अब उनके चेहरे पर मैं मुस्कुराहट देख रहा था, मतलब धीरे धीरे अब वो लाइन पर आ रहे थे। अब फिर हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। मैं कहने लगा कि अंकल जी आपकी उम्र 50 के आसपास दिख रही है, तो अब भी आप रखवाली का काम करते हो, आपका कोई औलाद नहीं है, बेटा बेटी नहीं है, आपकी कोई मदद नहीं करता है, आपको तो इस टाइम अपने घर पर रहना चाहिए, आराम करना चाहिए। तब वो हंसते हुए कहने लगे, अरे बेटा आज के टाइम में कौन किसी को पूछता है, तुम भी तो देखो खेत में हो ना, तुम्हें तो घर पर होना चाहिए। तब मैं कहने लगा, मैं तो जवान हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, मैं शादी के लिए तरस रहा हूँ। अंकल जी आपकी नज़र में कोई लड़की हो तो बताना। मैं मजाक में बोला था, और उसने उस बात को सीरियस ले लिया था। कहने लगा, क्यों शादी नहीं हुई अभी तक? मैंने कहा, कहाँ अंकल जी, अभी तो कोई रिश्तेदार भी हमारे दरवाजे तक नहीं आया। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरी माँ इंतज़ार कर रही है कि कोई रिश्तेदार आए ताकि मेरी शादी हो सके। अब वो मेरी बातों से प्रभावित होने लगा था।
मतलब हम दोनों में दूरी जो थी ना, वो मिट चुकी थी। फिर बातचीत का सिलसिला, हम लोग आपस में खुल गए थे, हंसी मजाक भी चलने लगा। अब वो हर रात को हमारे पास में आने लगा। हम बातचीत का सिलसिला ऐसे बढ़ाते थे, घंटा 1.5 घंटा उसके साथ में बात करता था, समय पास हो जाता था। 2-3 बार मैं उनको गुड़ देता था। अब फिर बगैर पानी पिए चले जाते थे कि ठीक है बेटा, मैं कल आऊँगा, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, तुम्हारी शादी के बारे में सोचूंगा। मुझे तो मजाक ही लगता था, मैं उनसे मजाक ही करता था। अब इतना जान पहचान तो था नहीं, और वो कोई मेरे रिश्तेदार तो थे नहीं कि मेरे लिए लड़की ढूंढेंगे। ये तो मजाक का एक सिलसिला था, टाइम पास करने के लिए। मेरी शादी तो मेरे परिवार वाले ही करा सकते थे। अनजान व्यक्ति जिसको मैं कुछ ही दिन से जानता हूँ, वो मेरे लिए लड़की कहाँ से ढूंढेगा, इस चीज़ को मुझे पता भी था। लेकिन बस समय पास हो रहा था। इस तरह करते करते हफ्ता दिन बीत चुका था। और उस रात को मैं अपने मालिक के घर से गुड़ लाना भूल गया था, और गुड़ भी खत्म हो गया था। मैं दिन में मुझे याद आया था कि गुड़ खत्म हो चुका है। डेरे पर, डेरा बोलते थे हम उसको, जो खेतों का घर था ना, उसको डेरा बोलते थे। डेरा पर गुड़ खत्म हो गया है, मुझे लेके चलना होगा। हाँ, मैंने थैले में निकाल कर रख भी दिया था, लेकिन दिमाग से निकल गया। मैं आ गया और मैं खुद जब गुड़ को ढूंढता हूँ तो गुड़ था ही नहीं। मैं पानी पी करके आराम से बैठ जाता हूँ, और उसी वक्त में वो अंकल जी आ जाते हैं। मैं अंकल जी से बातचीत करने लगता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा परेशान सा लग रहे थे, क्योंकि मैं गुड़ के बारे में बताया नहीं ना पूछा कि गुड़ खाओगे कि नहीं खाओगे। तब मुझे लगा कि शायद बेचैनी गुड़ के कारण हो रही है। मैंने पूछा, अंकल जी गुड़ चाहिए क्या? तब कहने लगे, हाँ बेटा, थोड़ा भूख लग रही थी, मैं सोचा थोड़ा गुड़ खा लूँगा तो भूख मिट जाएगी। मैं कहने लगा, अंकल फिर तो आपको आज भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं गुड़ अपने मालिक के घर से लेके आया नहीं। मैं भूल गया, थैला घर पर ही रह गया, जल्दी जल्दी में निकल आया था। कोई बात नहीं, कल आपको मैं डबल गुड़ खिला दूंगा। तब वो थोड़ा शांत हो गए थे। इसके बाद फिर वही मजाक का सिलसिला, मैं उनसे हंसी मजाक करता था, वो भी मेरी बात को गौर से सुनते थे। अब मैं कहने लगा, अंकल जी कई दिन हो चुके, मैंने आपको बताया था ना कि कोई मेरे लिए लड़की ढूंढ लीजिए। मेरी शादी नहीं हो पाई है और अभी तक कोई उम्मीद भी नहीं है। मैं मजाक में बोला था। तब कहते हैं, बेटा मैं तेरे बारे में चर्चा चला चुका हूँ, एक औरत से मैंने बात किया हुआ हूँ, लेकिन उस औरत का कहना है कि उस नौजवान को मेरे पास में ले करके आओ। मैं उसको देखूंगी, मुझे लगेगा कि हाँ ये उस लड़की के योग्य है, तब मैं उसे शादी की बात करूंगी। मैं बड़ा हैरान रह गया। मैं तो मजाक में बोला था अंकल जी से, लेकिन वो तो सीरियस हो लिए थी। मुझे भी आनंद आने लगा। मैं कहने लगा, आखिर वो औरत कहाँ मिलेगी अंकल? चलिए मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। तब कहने लगे कि बेटा थोड़ा सा वक्त आने दो, समय आने दो, मैं खुद तुम्हें अब लेके चलूँगा। मैं कहने लगा कि मैं दिन में तो यहाँ होता नहीं हूँ, मैं तो मालिक के घर पे होता हूँ। दिन में तो यहाँ और लोग काम करते हैं, मैं तो सिर्फ रात को यहाँ पर आता हूँ। तो हमारी आपकी मुलाकात कैसी होगी? तब अंकल कहने लगे कि मैं दिन में कहाँ तुमसे बोल रहा हूँ, मैं रात को ही ले चलूँगा। उस औरत से हम रात को ही मिलेंगे। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं और कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वो बात को गोल कर दिए थे। और ऐसे ही 2-3 दिन और निकल चुका था। अब तो मैं गुड़ लाया था और अंकल जी को मैं गुड़ खिलाने लगा। बड़ा खुश होते थे। मैं उस औरत के बारे में पूछता था कि आखिर औरत कहाँ रहती है। तब अंकल कहने लगे कि मैं लेके चलूँगा, तुम खुद समझ जाओगे। अभी मैं क्या बोलूँ, थोड़ा समय आने दो। जब समय उचित आ जाएगा तो मैं ज़रूर तुम्हें उसके पास लेके चलूँगा। आखिरकार चांदनी रात खत्म हो चुकी थी, अंधेरी रात आ चुकी थी। और अंधेरी रात में हमारे पास में टॉर्च रहता था, और हमारी जो डेरा था वहाँ पर लालटेन भी जलता था जब बिजली नहीं होती थी। अब वैसे तो बिजली के प्रकाश, जो ट्यूबवेल का छत था उस पर एक डंडे में बल्ब लगा रखा था, तेज रोशनी वाला, बड़ा तेज रोशनी उसका था।
और वो अंधेरी रात थी, अमावस की रात थी। इतना तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन काली रात जरूर थी। और वो काली रात में हमारे पास में आ जाते हैं। मैं गुड़ खिलाता हूँ, गुड़ खाते हैं, कहते हैं मेरा नाम लेकर के, प्रेमा चलो आज मैं तुम्हें उस औरत से मिलाता हूँ। अगर देखो, अगर औरत तुम्हें पसंद कर लिया तो शायद उस लड़की से तुम्हारी शादी हो सकती है। सोच समझ करके जवाब देना, उससे कोई गुस्से वाली बात मत करना। अब मैं कहूँगा कि हर चीज़ में हाँ ही बोल देना, इसमें तुम्हारा फायदा है। वो बहुत तरह की मुझे बातें बताएं उस औरत के बारे में कि वो जल्दी गुस्सा हो जाती है, जल्दी भड़क जाती है। तुम्हें शांति से काम लेना होगा। अगर वो भड़क भी गई ना, तुम शांत रहोगे ना, तो मामला सही हो जाएगा। ऐसे मुझे बहुत सारी बातें समझा करके तब मैं कहने लगा कि अभी चलना होगा अंकल। तब कहने लगे हाँ, मैं उस औरत से बात कर लिया हूँ, वो बिल्कुल तुम्हें इस टाइम मिल जाएगी। मैं बोला चलना कहाँ है? तब कहने लगे कि मेरे साथ में चलो ना, नौजवान हो, क्या तुम्हें डर लगता है मुझसे? मैं कहने लगा कैसी बात करे चाचा, मैं आपसे भला क्यों डरूंगा, चलिए। मैं भी नौजवान था, जिगरा वाला था। टॉर्च लेकर के अब मैं चलने लगा। तब कहने लगे अरे नहीं नहीं, ये गलती मत करना, टॉर्च की जरूरत नहीं है वहां पर, वो भड़क जाएगी, टॉर्च तो यहीं रख दो। मेरे मन में कुछ खटका जरूर हुआ था। ऐसे चाचा क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई अंधेरी रात है और खेतों का इलाका है, सांप बिच्छू रोड पर जो डगर होता है, रास्ता होता है, उस पर घूमते रहते हैं। अगर गलती से कोई पाँव सांप बिच्छू पे पड़ गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन चाचा जी मान नहीं रहे थे, कह रहे थे कि तुम मेरे पीछे पीछे चलना, अगर सांप बिच्छू आएंगे तो वो दूर भाग जाएंगे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि मैं तुम्हें सुरक्षित लेके चलूंगा और सुरक्षित लेके आ जाऊंगा। बस गुजारिश यही है बेटा कि तुम उसकी आंखों में मत देखना, नजरें झुका के रखना, जो भी तुमसे पूछे और उसका सही सही जवाब देना। मुझे तो थोड़ा खटका लगा था, लेकिन शादी का टसन ऐसा होता है ना, मन में उमंग आ गया था। मैं तो शादी के लिए तरस गया था, कोई रिश्तेदार भी नहीं आ रहे थे। मुझे तो कई बार ऐसा लगता था कि शायद मेरे हाथ में शादी का रेखा ही नहीं है, तभी तो मेरे साथ में हो रहा है। मेरे यार दोस्त मुझ पर तंज कसते थे, मजाक उड़ाते थे और मैं उस मजाक को सहता था। जब चाचा मुझसे खुलकर बात करते हैं तब मैं थोड़ा उमंग में भर जाता हूँ। चलो चलने में क्या बुराई है, एक बार चलते हैं, शायद बात बन जाए, मजाक मजाक में ही बात बन जाए। और मैं चाचा के साथ चल पड़ा था अंधेरी रात में, जबकि बुजुर्ग इंसान थे और उनकी आंखें बहुत तेज थी, वो धड़ल्ले से चल रहे थे। और जबकि मैं ठिठक ठिठक कर चल रहा था, तब वो रुक जाते हैं, कहते हैं आओ ना भाई, तुम नौजवान हो, कम से कम मेरे साथ तो चलो। फिर मैं थोड़ा तेज कदम से चलना शुरू कर देता था। हम कहाँ तक चलते रहे उस अंधेरी रात में पता ही नहीं चलता था। एक आध बगीचा तो हम पार कर चुके थे और आखिरकार हम एक ऐसे डेरा में पहुंचे थे, जैसे हमारा डेरा था ना, खेतों का डेरा, वैसे ही डेरा था। लेकिन एक घर नहीं था, मैं देखा था उसमें 3 घर बने हुए थे और रोशनी भी आ रही थी। कुछ हलचल भी मुझे महसूस हो रहा था। जबकि आधी रात हो चुकी थी, मुझे लगा कि डेरा है भाई, यहाँ पर लोग रखवाली कर रहे हैं, औरत भी रखवाली कर रही होगी या इसी का खेत होगा, फसल उगी होगी और इसकी ये देख रेख कर रही है। मेरे मन में ऐसा कोई संशय भी नहीं हुआ और ना डर भी लगा। चाचा मेरे साथ में थी और अच्छी जान पहचान अब हो चुकी थी, दोस्ती भी हो चुकी थी, तो मुझे डरने का कोई मतलब ही नहीं था। आखिरकार हम उस डेरे में पहुंच जाते हैं जो खेतों के बीचों बीच बना हुआ था। पगडंडी पर चलते हुए एक आध बार तो मैं गिरते गिरते बचा था। तब चाचा मुझे सहारा दिया था, संभल के बेटा, मैं कहता हूँ ना मेरे पीछे पीछे चलो। तब मुझे आश्चर्य हुआ कि चाचा तो चश्मा भी नहीं लगाते और उनकी आंखें अंधेरे में कैसे देख लेती है। मैं आश्चर्य में पड़ जाता था, लेकिन उनमें वो काबिलियत थी, मैं इस चीज़ को समझ गया था। आखिरकार हम डेरे के पास पहुंच गए।
डेरे के पास में बाहर अब तख्त रखा हुआ था, लकड़ी का तख्त था, पुराना ही तख्त दिख रहा था। उस पर एक महिला बैठी हुई थी। अब पास में लालटेन जल रहा था। आज जैसे ही हम लोग को देखती है वो देखने लगती है। तब चाचा धीरे से कहते हैं, उसकी आंखों में मत देखना, उसकी आंखों में मत देखना, नहीं तो भड़क जाएगी, फिर सारा काम खराब हो जाएगा बेटा। वो धीरे से मुझे कान में बोलते हैं। तब मैं अपनी नजरें नीचे कर लेता हूँ। चाचा आकर के वो औरत से बात करने लगते हैं। कहते हैं, मैं आपसे बोला था ना जिस नौजवान के बारे में, यही वो नौजवान है, आप देख लीजिए, अगर आपको जचता है तो फिर रिश्ता करा दीजिएगा। ये नौजवान परेशान है, काफ़ी दिनों से अब शादी के लिए तरस रहा है, शादी की उम्र भी निकल रही है, आपकी मेहरबानी हो जाए तो। चाचा मुझे आगे कर देते हैं, लेकिन उन्होंने बोला था उस औरत की आंखों में बिल्कुल भी मत देखना। क्यों? ये तो मुझे नहीं बताया था, बस ये बताया था कि वो उसकी आंखों में देखोगे तो शायद उसको गुस्सा आ जाएगा, वो भड़क जाएगी, फिर मामला खराब हो जाएगा। इसलिए मैं अपने नजरें नीचे किए हुए था। मैं उसको पैर को देख रहा था जो इंसान की तरह लग रहा था। कपड़े जो पहन रखे थे वो भी इंसान की तरह लग रहा था। मुझे कोई भूत प्रेत चुड़ैल जैसी वो बिल्कुल नहीं दिखी थी। तब वो मीठी आवाज में कहती है, नाम क्या है तुम्हारा? मैं बोलता हूँ, मेरा नाम प्रेम है। लोग बाग मुझे प्रेमा भी बुलाते हैं। कहाँ रहते हो? मैं बता दिया कि मैं इस गांव का रहने वाला हूँ। इस गांव में मालिक के पास मैं काम करता हूँ, खेतों की रखवाली करता हूँ, यही मेरा पेशा है, इसी से हमारा घर परिवार चलता है। तब वो सोचने लगी। फिर कुछ देर सोचने के बाद कहती है, ठीक है, इधर आकर के बैठ जाओ। एक और भी तख्त था उसके पीछे, वो भी ऐसे बहुत पुराना दिख रहा था, टूटा फूटा था कई जगह से, लेकिन कुछ बैठने लायक जगह था। चाचा तो उसके सामने खड़े रहे, लेकिन वो मुझे पीछे भेज दिया कि तुम वहाँ पर बैठ जाओ, तब तक मैं इनसे बात कर लेती हूँ। फिर वो चाचा से खुसुर फुसुर होता रहा। चाचा भी उसी अंदाज में बात कर रहे थे जिस अंदाज में वो औरत उनसे बात कर रही थी। मुझे सुनाई पड़ रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था, जबकि मामला ज़्यादा दूरी का नहीं था। लेकिन क्या बात कर रहे थे, कौन सी भाषा में कर रहे थे, मुझे कुछ साफ सुनाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन मैं इतना जानता था कि मेरे बारे में सब औरत जानकारी ले रही थी। आखिरकार चाचा का बात खत्म होता है। तब वो औरत कहती है कि ठीक है, तुम मेरे सामने आके खड़े हो जाओ। मैं जाता हूँ, उस औरत के सामने खड़ा हो जाता हूँ। तब कहती है, मेरी तरफ देखो। चाचा ने तो मना किया था कि बेटा इसकी आंखों में कभी देखना मत, नहीं तो ये भड़क जाएगी, गुस्से वाली है। मैं नजरें नीचे किए रहता हूँ। तब वो भड़क जाती है। मैं तुमसे कहती हूँ ना प्रेम, मेरी तरफ देखो तो सही। आखिरकार जब चाचा कहते हैं बेटा देख ले, तब मैं उसकी तरफ देखना शुरू करता हूँ। जैसे देखता हूँ ना, सच कहूँ ना, इतनी सुंदर महिला, इतनी सुंदर लड़की ही बोल सकता हूँ, देखने में कम उम्र की थी। मुझे लगता था कि 25 से 30 साल के बीच में होगी, और गजब की खूबसूरत थी। मैं तो देखते ही रह गया। मैं उसकी आंखों में जैसे खो सा गया था। मुझे लगा कि इससे सुंदर और लड़की कहाँ मिलेगी। आप जैसे ही उसकी आंखों में देखता हूँ ना, शायद सम्मोहन में फंस जाता हूँ। मैं देखने लगता हूँ कि अरे, जिसको मैं तलाश कर रहा था ये तो वही है। मैं ऐसे चक्र में फंस जाता हूँ कि मैं बाद में सोचता हूँ कि मैं आखिर गया ही क्यों उसके पास में। लेकिन अभी तो उस कहानी की शुरुआत हुई थी। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ, बिल्कुल यही औरत है, इसी को तो मैं तलाश कर रहा था, ये तो मेरी पत्नी लायक बनने लायक है। मैं मंत्र मुग्ध हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। तब वो कहती है कि मेरे बगल में आके बैठो। चाचा से कहती है, आप चले जाओ, मैं आपको आवाज दे दूंगी, अभी जाओ, हम दोनों अभी बात करेंगे। चाचा बिल्कुल बिना कोई सवाल, बिना कोई जवाब लिए अब वहां से चल देते हैं। अब पीछे मुड़ के देखते भी नहीं है। मैं उनको जाता हुआ देखता हूँ, अब फिर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। अब उस जगह पर मैं
और वही औरत, औरत कम लड़की ही थी वो। औरत तो मैं बोल ही नहीं सकता था। 25 से 30 साल के बीच का उम्र ऐसा दिखाई दे रहा था। बिल्कुल इतनी गजब की खूबसूरत थी कि मैं तो उस पर लट्टू हो गया था। शायद वो सम्मोहन का फेर में मैं फंस चुका था। हाँ, तब वो कहती है कि चलो कमरे में, बाकी अंदर बात करेंगे। मैं तो गदगद हो गया था। मुझे लगा कि अब इससे बढ़िया औरत तो मिल ही नहीं सकती है। मेरी तो किस्मत जाग गए हैं। वो सब मेरे मन में ऐसी ही फितूर की बातें भर दिया था। सम्मोहन की विधि से मुझे लगा कि बस यही मेरी धर्म पत्नी है। मेरी तो बस इसी से शादी होना चाहिए। इसके बगैर मैं तो जी नहीं पाऊंगा। ऐसा सम्मोहन मेरे दिमाग में उसने भर रखा था। हाँ, मैं बहक गया। उस औरत के साथ कमरे में जाता हूँ। अब फिर एक जो पति पत्नी के बीच होता है वो खेल मेरे साथ में खेलने लगती है। मुझे थोड़ा सा अलग लगता है, बिल्कुल अलग सा अनुभव होता है। अब मैं सोचता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तो हम आकर के मिले हैं। हाँ, तभी अगले पल सम्मोहन मेरे दिमाग पर छा जाता है। सम्मोहन जब अब एक्टिव हो जाता है ना, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। मुझे लगता है कि ये तो मेरा ही घर है, ये मेरी पत्नी है। इसे शर्म, कैसा शर्म, पति पत्नी के बीच के आपस की बात है। हाँ, फिर सब दुनियादारी में भूल गया था और मैं उसी जगह पर मैं सो भी जाता हूँ। मुझे नींद भी आ जाती है। वो औरत मेरे बगल में लेटी होती है। अब मुझे कहती है अभी रात बाकी है, अभी आराम कर लो। आखिरकार जब मेरी नींद खुलती है ना, तब चाचा मुझे आवाज दे रहे थे, मेरा नाम लेकर के, प्रेम प्रेमा, प्रेम प्रेमा, ऐसे ही बुलाते थे। आवाज भारी थी। अब मेरी आंख खुल गई। आंख खुली तो मैं अपने बगल में देख रहा हूं, वो औरत थी नहीं। दरवाजा बंद था। चाचा आवाज मारते जा रहे थे, प्रेम प्रेम, क्या तुम सो रहे हो क्या? क्या तुम गहरी नींद में हो? जाग जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ। मैं दरवाजा खोलता हूं। मुझे लगा कि शायद वो औरत बाहर में होगी। हाँ, अभी तक वही जो कहते हैं ना, मेरा दिमाग बिल्कुल उलझा हुआ था। उसी जैसे मैं उसके चक्कर में जैसे फंसा हुआ था। सब कुछ दिमाग में वही सब चल रहा था कि मैं तो इसी औरत से शादी करूंगा, यही औरत मुझे पसंद है, इसके अलावा मैं किसी और से शादी कर ही नहीं सकता हूँ। बाहर निकल के देखता हूँ तो औरत थी नहीं। चाचा मुझे कहते हैं चल बेटा, बातचीत हो गई ना, औरत पसंद आ गई ना, और क्या चाहिए तुम्हें? मैं बड़ा खुश था, आनंदित था। अब मैं कहने लगा कि हाँ चाचा, ये औरत मुझे पसंद है, मेरी शादी तुम इसी से करा दो। चाचा कहते हैं कि जरूर होगा, उस औरत ने तुम्हें पसंद कर लिया है, अब बात तुम्हारी बन जाएगी। लेकिन इस वक्त चलो, चलते हैं हम। चाचा मुझे लेकर के अंधेरी रात में, ना जाने कितना टाइम हुआ था, मुझे तो ज्ञात भी नहीं है, आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। बस यही लग रहा था कि अभी रात खत्म नहीं हुई है। हाँ, मैं फिर अपने खेत में पहुंच जाता हूँ, अपने डेरे पे पहुंच जाता हूँ। हाँ, चाचा कहते हैं बेटा मुझे थोड़ा सा गुड़ दे दे, भूख लग गई है। मैं थोड़ा नहीं, कुछ ज़्यादा ही गुड़ देता हूँ। इतना खुश हो जाता हूँ चाचा पर। चाचा गुड़ खाते हैं। पानी के लिए बोलता हूँ तो पानी के लिए मना कर देते हैं कि नहीं बेटा, मैं निकलता हूँ, फिर तेरे से कल बात होगी, कल मैं आऊँगा। हाँ, इसके बाद मुझे भी गहरी नींद आ जाती है। सुबह आँख खुलती है तो मैं अपने आप को बहुत फ्रेश पाता हूँ। रात की बातें मुझे याद आने लगती है। मैं उस औरत को जैसे मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। मेरे दिमाग में ऐसा सब उसने भर दिया था अपनी जादू से, अपनी ताकत से। मैं तो उस पर लट्टू हो गया था। सम्मोहन ऐसी चीज होती है। सम्मोहन अभी भी एक्टिव था। मेरे दिमाग में सब कुछ जो भरा हुआ था अभी तक वही चल रहा था। मैं तो उठते ही उस औरत के चक्कर में पड़ गया था। कहाँ है? अगर वो डेरा मुझे मिल जाए, मैं खेत खलिहान छोड़ करके, मुझे तो अपना माली के घर पहुंचना चाहिए था, लेकिन मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। जो जैसा है छोड़ छाड़ करके अब मैं पगडंडी पकड़ कर जिधर चाचा लेके गए थे, अब उधर ही मैं चला जाता हूँ। मैं खेत में उस डेरा को ढूंढने की कोशिश करता हूँ,
कि आखिर वो डेरा है कहाँ पर। लेकिन ऐसा डेरा मुझे कोई दिखाई नहीं देता है आसपास में। बहुत परेशान हो जाता हूँ। ऐसा उसका प्यार मेरे दिमाग में चढ़ा हुआ था। सब सम्मोहन का असर था या मेरे पर किसी शक्ति का उपयोग किया था। मुझे तो उस टाइम कुछ भी मालूम नहीं था। बस मैं उसको देखना चाहता था, मिलना चाहता था। ऐसा मेरे हालत हुआ पड़ा था पागलों जैसा। मैं खेत में डेरा ढूंढता रहा। ये नहीं हो सकता, ये तो अकेला है। वो तो 3 था, खेत में बना हुआ था। मैं रात को देखा था और उसी अंदाज से मैं और डेरा को ढूंढ रहा था, लेकिन वो डेरा मुझे मिला भी नहीं। आखिरकार निराश होकर के मैं अपने खेत पर लौटता हूँ। तब तक मजदूर आ गए थे, काम करने वाला, और हमारे मालिक भी आ गए थे। मुझे देख करके चौंक गए। अरे प्रेमा, तुम अभी तक यहीं पर हो, घर पर नहीं गए? वहां देखो गाय भैंस, उनको कौन खाना देगा भाई? तब मुझे झटका लगता है। सब जो मन में चल रहा था ना, ये एक पल में सब गायब हो जाता है। वो प्रेम का भूत सब कुछ उतर जाता है। मालिक मेरे से जब बात करते हैं, मेरे में दिमाग झंझना जाता है। मैं सोचने पर विवश हो जाता हूँ कि मुझे क्या हुआ था। मैं रात में कहीं गया था, लेकिन कहाँ पर गया था मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन वक्त इतना सोचने का नहीं था। मुझे मालिक के घर पर जाना था। गाय भैंस भूखी थी, उनको खाना पानी देना था। मैं जल्दी जल्दी पहुंच जाता हूँ। इसके बाद मुझे सोचने का मौका नहीं मिलता। कोई ना कोई काम में उलझा रहा। आखिरकार रात होती है। फिर मैं अपने खेत में पहुंच जाता हूँ, अपने डेरा पर पहुंच जाता हूँ। और वही मैं बैठ के सोचता हूँ कि आखिर चाचा कहाँ लेके गए थे भाई। अगर वो डेरा आसपास में था तो मुझे भी नजर आना चाहिए था। नजर क्यों नहीं आया? बात क्या है? चलो चाचा का आने दो और फिर उनसे मैं बात करूंगा। चाचा कुछ देर के बाद में कब अचानक आ करके मुझे चौंका दिए। मैं तो उछल ही पड़ा था। किधर से आए थे दबे पांव, पता ही नहीं चला। अचानक मेरा नाम लेते हैं तो मैं उछल ही जाता हूँ। उस टाइम में कोई दूसरा भी इंसान, तीसरा भी होता ना, तो जैसे मैं डरा था वो भी डर जाता। हाँ, मैं बोलता हूँ चाचा ऐसे क्यों मेरे साथ में करते हो? अचानक बिना बोले हुए आप मेरे पास में आ जाते हो, और वो भी पीछे से। सामने से आया करो ना, ताकि मैं आपको देख सकूं। मैं तो देखो डर गया ना, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई है ना। तब चाचा जोर जोर से हंसने लगे। कहने लगे, बेटा मैं डराना नहीं चाहता था, मैं चौंकाना भी नहीं चाहता था। हाँ, मुझसे गलती हो गई, आगे से इस चीज़ को मैं ध्यान रखूंगा। आप फिर चारपाई पे बैठ जाते हैं। मैं लाके गुड़ देता हूँ, गुड़ खाने लगते हैं। तब मैं कहता हूँ, चाचा जिस औरत के पास में आप ले गए थे उसका डेरा कहाँ है? मैं तो सुबह में जाकर के उस जगह पर गया था, आसपास में घूमा था, लेकिन वो डेरा मुझे दिखाई नहीं दिया। आखिर वो डेरा कहाँ गायब हो गया? चाचा मेरे पर नाराज हो गए। कहने लगे, ये तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे भाई, मेरे बगैर तुमने जाने को कैसे सोचा? तुम तो बहुत गलत काम कर दिए। मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं करूंगा। मैं थोड़ा नर्वस हो गया। मुझे भी लगा कि ये बात चाचा को नहीं बताना चाहिए था, लेकिन अब मैं बता चुका था। चाचा मुझसे नाराज हो गए। मैं दोबारा गुड़ ला के देता हूँ, तब जाके शांत होते हैं। अब मैं कहता हूँ, चाचा वो औरत मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहता हूँ। आपने कहा था कि मैं एक औरत को जानता हूँ, वो तुम्हारी शादी करवा सकती है, लेकिन वही मेरे साथ में शादी करना चाहती है। ये आपने तो कुछ अलग ही बताया था। तब चाचा कहने लगे कि बेटा, उसके पास में और भी लड़की है। मैं तो सोचा था कि और किसी से तुम्हारा रिश्ता कराएगी, लेकिन तुम उसको पसंद आ गए। वो भी अभी शादी नहीं हुआ है, वो भी कुंवारी है। तो क्या वो लड़की तुम्हें, वो औरत पसंद नहीं है क्या? तब मैं कहने लगा कि नहीं चाचा, ये बात नहीं है, वो लड़की मुझे पसंद है। मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ? तो क्या मेरी बात बन जाएगी? तब चाचा कहने लगे, हाँ बनेगी, लेकिन तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी जो सही वक्त आएगा फिर मैं तुमको लेके चलूँगा, लेकिन अभी नहीं, वक्त का इंतज़ार करो। फिर चाचा गुड़ खा करके और फिर चल पड़ते हैं। मैं उनको बिठाते रहता हूँ, चाचा वो वक्त कब आएगा? तब चाचा कहते हैं कि
जैसे आएगा मैं सही वक्त पर तुम्हें उसके पास लेके चलूँगा। बात खत्म हो चुकी थी। चाचा के जाने के बाद मैं उसी लड़की के बारे में सोचने लगता हूँ कि आखिर मेरी शादी अब हो जाएगी। इतनी सुंदर लड़की का मैं कल्पना भी नहीं किया था। मैं तो एक तरह से फकीर इंसान था। मेरे पास में ना तो धन था ना दौलत था। मैं मजदूरी करता था जिससे मेरे परिवार की गाड़ी चल रही थी। मैं तो कल्पना भी नहीं किया था कि इतनी सुंदर औरत मुझे मिलेगी। मैं मन ही मन खुश था। इस तरह चाचा मेरे पास में रोज आते थे, गुड़ खाते थे और फिर चले जाते थे। मैं उनसे पूछता था कि चाचा अब कब चलेंगे, अब कब चलेंगे। चाचा कहने लगे भाई थोड़ा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। मैं वो टाइम आएगा तो तुम्हें खुद उस जगह तक पहुंचा दूंगा, लेकिन खबरदार तुम उस जगह पर अकेले नहीं जाओगे। मैं बताया ना, वो बहुत गुस्से वाली है। वो एक बार भड़क गई ना तो तुम्हारा बनाया बनाया खेल बिगड़ जाएगा और फिर तुम शादी के लिए तरस जाओगे। मैं ये बात सुन करके थोड़ा डर गया था, घबरा गया था कि ना, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। अब फिर ऐसे ही कुछ डराते कुछ दिन और गुजर जाता है। मुझे तो उस टाइम में बस मेरे दिमाग पर वो लड़की नाच रही थी। मैं कैसे भी उसको पाना चाहता था, शादी करना चाहता था, अपने घर लेके जाना चाहता था। मेरे दिमाग यही सब चीज़ें चलती रहती थी। कितना अरसा गुजर गया, कितना टाइम गुजर गया, कितना दिन गुजर गया, मुझे ध्यान नहीं रहता था। बस मैं उसी के प्यार में पागल हुआ पड़ा था। आखिरकार वो रात आती है। चांदनी भरी रात थी। चांद बड़ा सा निकला हुआ था और वो भी एकदम बड़ा सा लाल रंग का। मैं खेतों में था, चाचा का इंतजार कर रहा था कि चाचा आएंगे, चाचा आएंगे। और अभी भी मुझे उम्मीद नहीं था कि चाचा वो रात कब आएगी, कब मुझे उसके पास में लेके जाएंगे। यही सब अपने मन में बातें मैं सोच रहा था। अचानक सामने से चाचा आते हुए दिखते हैं और उनको देख करके मैं खुश हो जाता हूँ। आकर बैठते हैं। अब बिना कहे हुए मैं जाता हूँ, अंदर से डेरे में से गुड़ निकालता हूँ और ला के चाचा के सामने रख देता हूँ। चाचा गुड़ खाने लगते हैं। तब कहते हैं बेटा, खाने के बाद उसने तुम्हें बुलाया है, आज तुम्हें जाना पड़ेगा और वो भी अकेले। मैं तुम्हारा साथ दे नहीं पाऊंगा, उसने मना किया है, तुम्हें ही जाना होगा। मैं बड़ा खुश हो गया था कि चलो कम से कम उसने मुझे याद तो किया, मुझे बुलाया तो सही, जिसके लिए मैं न जाने कितने दिनों से तरस रहा था। आखिरकार दया भाव तो दिखाया। आज मैं उसके साथ में रहूंगा। मेरे मन बड़ा पुलकित हो गया था। मेरे कल्पना में उसी का चेहरा अब मुझे दिखाई दे रहा था, मुस्कुराता हुआ सुंदर चेहरा। मैं बड़ा खुश था। मैं कहने लगा चाचा, मैं दिन में आपको बताया था ना कि जब उस रात को सुबह मैं ढूंढने के लिए गया था तो डेरा मुझे दिखाई नहीं दिया था। तब चाचा कहने लगे आज मिल जाएगा, आज तुम जाओ और देखो चांदनी रात भी है, वो डेरा तुम्हें जरूर मिलेगा। जाओ तुम निकल जाओ, मैं इसी जगह पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, थोड़ा सा गुड़ मुझे और दे देना। मैं बहुत सारा गुड़ ला करके खुशी खुशी में दे देता हूँ कि चलो आज तो मेरा काम बन गया। आज मैं उस औरत के पास जाऊँगा, उस लड़की के पास जाऊँगा, अपने दिल की बात कहूँगा। अब मैं कहूँगा कि आप मेरे घर पर चलिए, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता हूँ। यही सब अरमान लेकर के खुशी खुशी उसी पगडंडी पर चलने लगता हूँ। आगे जाता हूँ, आगे वही शमशान और कब्रिस्तान मुझे मालूम था कि उसी रास्ते पर है, लेकिन डर मैं जानता ही नहीं था। मैं आगे भी आपको बताया ना, उस जगह पर जाकर हम दोपहर में सोया करते थे, जब धूप होती थी उस पेड़ के नीचे जाकर आराम करते थे। मैं नहीं, और भी लोग। कोई ऐसे ही चर्चा ही नहीं था भूत प्रेत का वहाँ पर, ना किसी ने देखा था। जब मैं चलने लगता हूँ ना, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता हूँ, ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई आगे चल रहा है। पलट के देखता हूँ कहीं चाचा तो नहीं आ रहे, लेकिन चाचा नहीं थे। आगे जब कदमों की आवाज़ सुनाई देती है तो मैं गौर से देखने की कोशिश करता हूँ कि आखिर आवाज़ तो सुनाई दे रही है, लेकिन है कौन, क्यों नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लगा कि ज़्यादा खुश हो गया हूँ ना उस लड़की के चक्कर में, और तभी मेरे मन में ये सब बातें चल रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मन का भ्रम है, वहम है,
और कुछ नहीं है। आखिरकार मैं जब आगे बढ़ता हूँ तब मुझे वही डेरा दिखाई देने लगता है। वैसे ही 3 घर बने हुए, रोशनी है, तख्त बिछा हुआ है और वही औरत या लड़की कहूँ बैठी हुई मुझे दिखाई दे रही है। मेरा दिल की धड़कन बढ़ चुका था। मैं खुशी से जैसे पागल हो गया था। जैसे ही मुझे डेरा दिखता है ना, मुझे लगा कि मुझे तो स्वर्ग मिल गया है, और क्या चाहिए। आज तो मेरा काम बन ही जाएगा। मैं उससे बात जरूर करूँगा। वो मुझसे प्यार करती है, अब मुझे अब इनकार नहीं करेगी, मान जाएगी। मैं यही सब दिल में तमन्ना लिए हुए धड़कते दिल के साथ में उस जगह पर पहुंचता हूँ। वो सर अपना नीचे झुकाई हुई थी। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी और सर झुकाए हुए कहती है, आ गए ना? मैं बोला कि हाँ जी, मैं तो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि आप बुलाएंगी, आप बुलाएंगी। आप तो मुझे भूल ही गई। मैं शिकायत भरे लहजे से बोल रहा था। तब वो कहने लगी कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। वक्त से पहले कुछ मिलता नहीं है। वक्त का मोहलत को आप समझो। आज सही वक्त है, इसलिए मैं तुम्हें बुलाई हूँ। ये जो बातें हैं ना, मेरे दिमाग के ऊपर से निकल रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आज कौन सा ऐसा वक्त आ गया है, और वो भी आधी रात को। मुझे तो दिन में मिलना चाहिए था, लेकिन दिन में नहीं, रात के आधी रात के वक्त मैं इसके दरवाजे पर आया हूँ। और आज मुझे बड़ा आसानी से उसका डेरा मिल गया। पहले तो ऐसी बात ही नहीं थी। मैं सुबह में आकर के पूरे खेत में देख लिया था, लेकिन ऐसा डेरा मुझे दिखाई नहीं दिया। और आज देखते ही देखते मेरे सामने में सब कुछ नज़र आ रहा था। है ना कमाल की बात। लेकिन प्यार ऐसा चीज़ है, प्यार इतना अंधा मैं हो चुका था, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। उस लड़की के अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अभी भी वो सर झुकाए हुए थी, अब मुझसे बातचीत कर रही थी। यही सब बता रही थी कि सही मौका आने पर अब तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए, समय पर सब कुछ अच्छा लगता है। अब फिर मैं कहने लगा कि ठीक है जी, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। तब कहती है कि बोलो, क्या बात है? मुझसे शादी करना चाहती हो? मैं जानती हूँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब तो मैं बड़ा खुश हो चुका था। और क्या चाहिए? बिना मांगे सब कुछ मिल रहा था। मैं तो इतना प्रसन्न हो चुका था कि जैसे लगा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। तब अपनी आंखें मेरी तरफ करती है। जैसे करती है ना, जैसे आंखों में आंखें मिलती है, उस टाइम मैं सब कुछ वैसे भूलने लगता हूँ। ऐसा लगता हूँ कि मेरा शरीर हल्का हो चुका है, शरीर में झंझनाहट होने लगती है। और फिर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मैं किसी का जगह पर नया नया मैं आया हुआ हूँ। ये जगह मेरे लिए अनजाना है और जगह बिल्कुल अलग सा अब मुझे दिखने लगता है। वो डेरा बिल्कुल बदल चुका था। ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा बंगले के पास में खड़ा हूँ और वो औरत, अब वो औरत ना होकर के महारानी जैसे मुझे दिख रही थी। जैसे कपड़े लत्ते पहन रखी थी, सब कुछ बदलाव हो चुका था। बड़ा ही सफ़ेद कपड़े में परी के समान दिख रही थी। मैं तो देख देख करके आश्चर्य हो रहा था। मैं अपने आप को देख रहा था कि मैं कहाँ कुर्ता पजामा वाला और कितना महंगे कपड़े पहन रखी है। अब देखो कितना बड़ा इसका घर है, महल की तरह दिख रहा है। तब वो मेरी हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो अब समय शुरू हो चुका है, समय का हमें पालन करना चाहिए। मैं तो अपने जैसे होश खो बैठा था। मुझे तो कुछ अलग सा लगा ही नहीं। मुझे लगा कि बस सब कुछ सही है, कोई डर नहीं। मेरे दिमाग में ऐसे कोई डर बैठा भी नहीं, ना मुझे डर का एहसास हुआ। उस महलनुमा कमरा में दरवाज़ा खुलता है और हम दोनों चले जाते हैं। जब मुझे एक जगह पर लेके जाती है, तब मैं हैरानी से देखने लगता हूँ। ये जगह पर जो कमरा था, ना तो वहाँ कोई पलंग था, ना कोई तख्त बिछा हुआ था, बस फर्श था। फर्श पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींची हुई थी और उसमें कुछ अलग अलग तरह के फूल रखे हुए थे, कुछ फल रखे हुए थे। बीच में एक खुला स्थान था। मैं जब उस कमरे में पहुंचता हूं, उस चीज़ को देखता हूं, तो मेरे मन में कुछ अलग विचार आने लगता है। ये क्या है भाई? हम तो पलंग पर जाने वाले थे, बेडरूम में पहुंचने वाले थे, और ये औरत मुझे कहाँ लेके आई?
मैं उसके तरफ देखने लगता हूँ सवालिया निशान से, लेकिन मैं पूछ नहीं पाता हूँ। मेरे होठ जो है ना, जैसे लगता था कि आपस में चिपक गए। और तब वो कहती है, यही तुम्हारा असली जगह है। ये जो बीच का खाली स्थान देख रहे हो ना, इसी के अंदर तुम्हें जाना है। और इसके बाद हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी, सदा के लिए। हम दोनों एक दूसरे के लिए अब बिल्कुल हो जाएंगे। बस यही काम तो तुम्हें करना है। जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाओ, और जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही तुम करते जाओ, और आखिरकार हम शादी के बंधन में बंध जाएंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा था। उस टाइम में जो सम्मोहन था ना, शायद टूट चुका था। मैं एक ऐसी जगह पर आ गया था जहाँ पर यंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ था। वो ऐसी जगह थी, वहाँ पर शायद से उसकी सम्मोहन शक्ति क्षीण हो गई थी। मैं उस जगह को देखा, मुझे लगा कि ये जगह तो बड़ा अजीब है। इसमें आड़ी टेढ़ी रेखाएं बनी हुई है, और ये हर कोने पर फूल माला फल वगैरह ये सब क्यों रखे हुए हैं? ये शादी ऐसा भी होता है क्या? लेकिन मैंने कहाँ शादी किया था। हाँ, यार दोस्त के बारात में गया था, वहाँ तो कुछ अलग रस्में होती थी, लेकिन यहाँ तो हम दोनों ही थे ना। मेरे मन में सवाल तो उठता है, लेकिन मैं सवाल को दबा देता हूँ। अब मैं समझता हूँ कि शायद इसकी रस्म ऐसी ही होगी। हम दोनों ही शादी कर रहे हैं ना, कोई तीसरा तो है नहीं। शायद इसकी रस्म यही है, मुझे इस रस्म में भाग लेना चाहिए। और आखिरकार मैं उस जगह पर खाली स्थान में पहुंच जाता हूँ। तब वो कहती है कि अब आलती पालती मार के बैठ जाओ। मैं ऐसा ही करता हूँ। कहती है आंखें बंद कर लो। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। तब मुझे कुछ होश नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि मैं गहरी नींद में जा चुका हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे बगल में बहुत सारे औरतें, महिलाएं, बच्चे हंस रहे हैं, और कुछ ऐसी आवाज़ में, विचित्र आवाज़ में, जैसे किलकिलारी मार रहे हो, जैसे उनको बड़ा मज़ा आ रहा हो। वो जो जगह था ना, ऐसे माहौल में बदल चुका था। मैं आँख खोलने की कोशिश करूं कि मैं देखूं, हम दोनों तो यहाँ पर अकेले थे, हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। लेकिन ये आवाज़ ही कहाँ से आनी होगी? क्या इस घर में और भी लोग थे? मुझे ऐसा ही लग रहा था। विचित्र विचित्र आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, हंसने का, खिलखिलाने का। उसमें बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, जवान भी थे। मुझे लगा कि देखना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन आंखें मेरी खुल नहीं रही थी। जैसे लग रहा था कि आंखों में जैसे गम लगा हुआ हो, आंखें आपस में चिपक गई हो। मैं चाह करके भी अपनी आंखें खोल नहीं पाता हूँ, और ऐसी ही आवाज़ें मुझे बहुत देर तक सुनाई देती हैं, और फिर आवाज़ें खामोश हो जाती है। इसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे मेरे सर पर जैसे कोई डंडा दे मारा हो। एक भयानक दर्द मेरे सर में उठता है, और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। जब मुझे होश आता है, यूँ कहूँ कि मैं नींद से जागता हूँ या फिर होश में आता हूँ, तो सर दर्द से फटता जा रहा था। मेरी आंखें खुल नहीं रही थी, जैसे आंखें आपस में चिपक गई हो। मैं दर्द से कराहने लगा, लेकिन कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं था। मैं हूँ कहाँ पर? जब तक मैं अपनी आंखें नहीं खोलूँ तो मैं देख कैसे पाऊँगा? आखिरकार कुछ मजदूरों को, जाने पहचाने मजदूरों की आवाज़ सुनाई देती है, और वो मेरी तरफ आके कहते हैं, प्रेम भाई, ये तुम्हारे साथ में हुआ क्या? तुम गंजे कैसे हो गए? तुम्हारे शरीर पर ऐसे ऐसे रंग क्यों लगे हुए हैं? कहाँ गए थे रात में? क्या किसी से कुश्ती लड़ लिए क्या? वो आवाज़ मेरे खेत में काम करने वाले मजदूर के थे। मैं कहता हूँ, भाई मुझे, मेरी आंखें नहीं खुल रही है, मेरी आंखें खोलने में मदद करो, थोड़ा पानी ले आओ, मेरे आंखों पर मारो। मजदूर समझ जाते हैं, पानी लाते हैं और मेरी आंखों पर मारते हैं। तब बड़ी मुश्किल से मेरी आंख खुलती है। आंखें सूजी हुई थी। मैं अपने सर का बाल देखता हूँ तो बाल तो थी नहीं, अलग से चिपचिपा सा रंग मुझे दिखाई देता है। सच कहूँ ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं मर चुका हूँ। ऐसा मुझे आभास हुआ, लेकिन मैं जिंदा था। मुझे हुआ क्या था? मैं तो शादी करने गया था, उस लड़की से बात करने गया था। मेरे सर के बाल भी उड़ गए, मेरे चेहरे पर ना जाने कैसे कैसे रंग लगे हुए हैं, मेरे कपड़े लत्ते सब फटे हुए हैं। ये क्या हालत में उस औरत ने कर दिया है?
चाचा मुझे कहाँ फंसा दिए, चाचा मुझे कहाँ फंसा दिए, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बनाया गया, मुझे उल्लू तो नहीं बनाया गया। मैं कांपने लगा था डर से। लेकिन मजदूर कह रहे थे कि बात क्या है प्रेमा, कहाँ कहाँ गए थे रात में। मैं उनको क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं बताता हूँ। हाँ कहता हूँ कुछ नहीं, तुम लोग अपना काम करो। मैं ट्यूबवेल चालू करके वहीं पर स्नान करता हूँ, वो रंग को छुड़ाता हूँ। हाँ तब तक मेरे मालिक भी आ जाते हैं। हाँ कहते हैं प्रेमा तेरे सर के बाल कहाँ गए, क्या बात है, कल रात में तो थे और अभी कहाँ गायब हो गए। मैं क्या जवाब दूँ, मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। हाँ तब उनको लगता है कि कोई ना कोई बात मैं छिपा रहा हूँ। अब उन मजदूरों से मुझे अलग ले जाते हैं। हाँ कहते हैं देख प्रेमा, तू कुछ छिपा रहा है, तू जरूर कुछ बात तेरे अंदर में हुई है जो तू मुझे नहीं बता रहा है। हाँ तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, मैं अपने मालिक को सब बात बताने लगता हूँ। हाँ जैसे ही मालिक पूरी बात समझते हैं वो भी डर जाते हैं। हाँ कहते हैं कि देख प्रेमा, तू ऐसे जाल में फंसा हुआ था, तू कैसे जिंदा निकल गया, उस औरत के चंगुल से कैसे बाहर निकल गया, मैं तो यही सोच के हैरान हूँ। आज से कुछ साल पहले, लगभग 15-20 साल पहले ऐसी घटना घटी थी, लेकिन हमारे गांव के लड़कों के साथ में नहीं, जो दूसरा गांव है ना, जो कब्रिस्तान के दूसरी वाले सीमा रेखा होता है, उस गांव के लड़के के साथ में आज सेम तेरी ही तरह। लेकिन वो लड़का, वो भी जिंदा बचा, लेकिन कुछ ही दिनों तक पागल हो गया था। लेकिन तू तो सही सलामत है। सच कहूँ ना, मैं कांप गया था, लेकिन मालिक ने मुझे बहुत सहारा दिया था। मुझे झाड़ फूक भी करवाया, और जो झाड़ फूक करने वाला कहने लगा, अरे इसको झाड़ फूक की जरूरत क्या है, इसके अंदर में तो वो ऊर्जा है, इसका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। पहली बार मुझे किसी शक्ति का एहसास कराया गया था। मैं प्रेत आत्माओं को देख सकता था, उनसे बातें कर सकता था, उनसे मिल सकता था, जो मर्जी मैं उनके साथ कर सकता था, घूम फिर सकता था, खा पी सकता था। मेरे में वो शक्ति थी, ऐसे बिगड़े लोगों में होती है, उस तांत्रिक को कहना था। मेरे मालिक भी हैरान रह गए थे। अब इसके बाद मैं छुट्टी लेता हूँ कि मालिक मुझे घर जाना है। मालिक मना नहीं करते हैं। अब मैं अपने गांव आ जाता हूँ। अब देखिए मेरे तकदीर भाग, और 5 दिन बाद ही एक रिश्ता आ जाता है, और वो भी बहुत ही अच्छी लड़की होती है। आखिरकार वो रिश्ता हम तो ढूंढ ही रहे थे, और उसी लड़की से मेरी शादी होती है, और उसके बाद मेरे भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। और आज मैं शायद उस रात उस प्रेतात्मा से नहीं मिलता, वो पूजा विधि नहीं करती, शायद मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, ना जाने क्या कर रही थी। लेकिन जो भी किया मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ था। उसी का असर था मेरे ऊपर में कि मैं अब मजदूर नहीं रहा, मैं खुद अपना काम करता हूँ। अब मेरे पास में 4 लोग खुद मजदूरी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, प्रेम जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई अपनी घटना हो, आप बीती हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर कल मिलते हैं इसी चैनल पर और इसी समय पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।